हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। ये बैंक 2 महीने से अपने क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पा रहा था और फाइनली इन्होंने इशू सॉर्ट आउट किया है और अब से ये क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और आगे इसका फ्यूचर कैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैंक का ओवरव्यू लें तो आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और अब ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो कि एक नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी करता है, यानी कि कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, एग्री एंड डेवलपमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स। और इसको ओरिजिनली 1943 में फाउंड किया गया था महाराष्ट्र में और इनका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 10,700 करोड़ है, जो कि इसको एक स्मॉल कैप कंपनी बनाता है। शेयर होल्डिंग इसकी सबसे ज्यादा रिटेल के पास है 44% के आसपास, 32% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास और 23 के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड के पास है। और हाल फिलहाल में कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है। फाइनेंशियल्स देखें तो अगर आप इसका जून से दिसंबर तक देखो तो ये 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाते थे, जो कि मार्च में आधा हुआ और अभी जून में ये बहुत ही ज्यादा मेजर इन्होंने लॉस किया 462 करोड़। और इस बीच में इनके एनपीए भी अगर आप देखें तो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से 932 करोड़ पे थे, जो कि घट के 400 करोड़ हुए, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ये 1100 से 1200 करोड़ हो गए हैं। और इस लॉस का जो बैंक ने कारण बताया है कि इनको अपने प्रोविजन और कंटिजेंसी को बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सेकेंड कोविड वेव की वजह से काफी सारे जो इनका कस्टमर बेस है वो स्मॉल प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुए थे कोविड से, तो इनको अपना प्रोविजन बढ़ाना पड़ा। हालांकि बैंक ये कह रहा है कि इन्होंने प्रोएक्टिवली प्रोविजन बढ़ाया है और वो सफिशिएंटली कवर कर रहा है और नेक्स्ट क्वार्टर से ये दोबारा से प्रॉफिट जनरेट करने लग जाएंगे, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा प्रोविजन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और हो सकता है कि जब इनकी रिकवरी हो तो ये प्रोविजन रिलीज भी करे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट एबिकस 3x पे काम कर रहे हैं, जिसके बाद की अपने कस्टमर जो कि अभी 40 लाख के आसपास हैं उसको 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तक ले जाना चाह रहे हैं। तो अब हम बात करें अगर इसमें लेटेस्ट न्यूज की, तो बैकग्राउंड ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने से बैन कर दिया था 14 जुलाई को इस साल में। और उसका रीजन ये था कि मास्टर कार्ड को वो बोल रहे थे कि भाई अपना जो डेटा है आप इंडिया में स्टोर करो, लोकल स्टोर करो, लेकिन मास्टर कार्ड ने कंप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया। और इस बैन से बहुत सारे बैंक्स को, लेंडर्स को फर्क पड़ा था, क्योंकि सबके पास या तो वीजा था या मास्टर कार्ड था, क्योंकि रुपए अभी बहुत ही कम बैंक यूज कर रहे थे। तो इसलिए एसबीआई इसमें बचा रहा, क्योंकि वो काफी हद तक रुपए भी यूज कर रहा था। लेकिन आरबीएल बैंक इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाया इस बैंक ने, क्योंकि ये 100% मास्टर कार्ड ही यूज कर रहे थे, तो इनके पास वीजा के साथ इवन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो जैसे ही वो बैन हुआ ये अपने क्रेडिट कार्ड इशू ही नहीं कर पाए। तो बैंक ने क्या किया कि इमीडिएटली वीजा से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और रिकॉर्ड टाइम में, यानी कि 14 जुलाई को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अभी 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने उसको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है और नए कार्ड इशू करना शुरू कर दिया है। और क्रेडिट कार्ड इनकी रिटेल बुक का बहुत मेजर पार्ट है। 37.5% रेवेन्यू इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस से आता है, रिटेल बुक की बात की जाए तो। और इनका लगभग 5% का मार्केट शेयर है। और आपने देखा होगा कि आरबीएल के क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो काफी लोग ऑप्ट करते हैं, तो इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे इशू सॉर्ट आउट हो गया है तो ये हर महीने 1 लाख कार्ड तक इशू कर पाएंगे और इस साल का इन्हें उम्मीद है कि वीजा इनको 12 से 14 लाख क्रेडिट कार्ड देगा, जो कि फर्दर इशू करेंगे। तो अब हम बात करें कि भाई ये एक अच्छी न्यूज़ है, तो शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या हमें ये लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसके शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो अभी हाल फिलहाल में 3% तक बढ़ा है, क्योंकि थोड़ा सा एक तो क्रेडिट कार्ड की न्यूज़ भी अच्छी आई तो आज भी ये थोड़ा बढ़ा है। और इसके अलावा पिछले कुछ 1-2 वीक से ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। 1 मंथ में 1.85 है, लेकिन अगर उससे पहले देखें तो 3 मंथ्स में 18.29, ईयर टू डेट 22% गिरा है और 3 इयर्स में
ये 70% तक गिरा है। तो इसकी जर्नी बड़ी ही ऊंच नीच वाली रही है। तो ये बैंक का आईपीओ आया था 2016 में लगभग 300 रुपए तक, और उसके बाद इसने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई और ये एक टाइम पे 716 रुपए के आसपास गया 2019 में। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज्यादा सब प्राइम लोन देते थे, तो इनका जो एक्सपोजर था वो बहुत सारे स्ट्रेस सेक्टर में था, जैसे कि रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, पावर में, एनबीएफसी में, जो कि उस टाइम पे प्रॉब्लम में थे। तो उसकी वजह से इनका शेयर बहुत बुरी तरह से गिरा 2019 में, और एक बार के लिए 716 से 250 रुपए तक आ गया। उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी रिकवरी दिखाने लगे और ये 300 से 370 के बीच में लेकर गए अपने शेयर को। लेकिन फिर आ गया कोविड 19 लास्ट ईयर। तो उस लॉकडाउन से तो इनको बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि इनके कस्टमर्स छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, तो वो लोग बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए। तो एक टाइम के लिए तो इनका शेयर 101 रुपए के लो को भी टच किया। फिर जैसे जैसे कोविड नॉर्मल हुआ तो इन्होंने दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करी, और इस साल में ये लगभग 274 270 से ऊपर चले गए थे। और उसके बाद इनके जो वन दोबारा से कोविड की वेव आई, जो कि इनको बुरी तरह से इम्पैक्ट किया, और इनका क्रेडिट कार्ड का भी इशू हो गया। तो अब ये शेयर प्राइस फाइनली 179 पे चल रहा है, और इस बीच में 155 तक भी गया था। तो अब मेरा जो इस पे ओपिनियन है, क्योंकि एक तो इनका क्रेडिट कार्ड का इशू सॉर्ट आउट हो गया, वीजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं तो परमानेंट सोल्यूशन हो गया है। दूसरा, इनको जो 1Q में कोविड की वजह से काफी मेजर प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, और जैसे बैंक कह रहा है कि सफिशिएंट प्रोविजन है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में, हालांकि हो सकता है कि इस क्वार्टर के जब रिजल्ट आए तो क्रेडिट कार्ड का इनको नुकसान इम्पैक्ट हो, हालांकि वो शेयर में बेक्ड इन है, लेकिन दिसंबर क्वार्टर तक में भी ये नॉर्मल की तरफ बढ़ चले। तो अगर टिकर टेप के अगर हम एनालिस्ट की बात माने तो वो इसका मीडियन प्राइस बोलते हैं 220 रुपए, जो कि मुझे लगता है कि इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर कोई मेजर इनके साथ ब्लंडर नहीं होता है आने वाले टाइम में, तो ये 220 का लेवल टच करना चाहिए इस साल में, या ज्यादा ज्यादा जनवरी तक। और उसके बाद भी अगर चीजें इंप्रूव होती हैं तो मुझे उम्मीद है कि 220 से 270, जो कि इसका प्री जून लेवल था या जून में था इस साल, उस लेवल पे मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये जाना चाहिए। और अगर इसमें और भी ज्यादा जैसे ग्रोथ आती है, कोई कोविड का सरप्राइज नहीं आता है, तो ये 300 के लेवल पे भी 300 320 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर कुछ भी, अगर जैसे कोविड की खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, या कुछ छोटे सेक्टर में अगर कुछ और इश्यूज आ गए, तो ये शेयर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट भी हो सकता है, और ये नीचे जाने पे 140 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो इस टाइम पे ये 179 पे अवेलेबल है, नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है और ऊपर जाने का ज्यादा है। तो मैं अगर इसमें देखूंगा तो मैं इसमें ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, अगर मैं इसमें विश्वास करता हूं। तो उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके काम आएगा। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि आप अगर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और फर्दर रिसर्च कीजिए, तभी कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।